everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स वाले चैप्टर के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर बना लो, आपको पता है C सिंगल बॉन्ड C है ना, ये हम बनाते हैं बेसिक चेन हमारे लिए जब हमें इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। फिर यहाँ पर इस कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है तो आपको पता है 3 हाइड्रोजन आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आते हैं। तो यहाँ पर कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है हमें वो देखना है। तो देखो एक बॉन्ड तो ये वाला है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 + 3 6, 6 + 1 यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 7। तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं है, यहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। देखो नाम में ही क्या छुपा है, ओन। तो जहां पर भी ओन लिखा होता है वो एक कीटोन होता है। जब OL लिखा होगा तो अल्कोहल, AL लिखा होगा तो एल्डिहाइड, ओइक एसिड लिखा होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। फिर नेक्स्ट पे, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली। देखो खाने से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेसल यानी कि उस बर्तन की बात हो रही है। ठीक है, देन द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट या फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न करता है ना तो उस केस में कोई भी ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस हमको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उस केस में सूट डिपॉजिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ गैसेस फॉर्म होंगी, कोई भी ब्लैक कलर का सब्सटेंस नहीं बनेगा। ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है इसको सूट बोलते हैं, और सूट का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज द अनबर्न्ड कार्बन, ऐसा कार्बन जो जल नहीं पाया, जिसका कंबशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल इज वेट, जो फ्यूल है वो गीला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है सो इन दैट केस सूट नहीं बन रहा है, बट जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना फ्यूल का, उस केस में अनबर्न्ड कार्बन बच जाता है एंड हेंस हम कह रहे हैं कि वहां पर सूट डिपॉजिट हो रहा है, और ये सूट ही ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ये क्या है, क्लोरोमीथेन है। इसका मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो CH4 में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने, है ना, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए और एक यहाँ पर क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर यहाँ पर शो करना है, तो हम क्लियरली यहाँ पर बता सकते हैं कि कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, विद दी अदर एटम्स। हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयरिंग करता है। और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में क्लियरली 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, विच मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए है ना। तो ये वैसे तो आयनिक बॉन्ड्स भी बनाता है, बट यहाँ पर बिकॉज ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा विद क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन के साथ, और अगर हम कार्बन की बात करें तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वो हर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से क्लोरीन और कार्बन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और तीनों हाइड्रोजन एटम्स का डबलेट पूरा हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो सिंपल। यहाँ से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रेड से शो कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर व्हाइट से हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्लियरली देखो, अगर मैं अच्छा हमने क्लोरीन का एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया, बाकी के हमारे पास 6 भी तो रिमेनिंग है ना, वो भी बना देते हैं।
2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7 यहाँ पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और ये क्रॉस वाला किसका है, कार्बन का। तो सबका आप देखो ऑक्टेट पूरा हो गया है। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इन्होंने अपना जो डबलेट है वो पूरा कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं फॉर एथेनोइक एसिड। तो जैसे ये बनाया था वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग शो करेंगे, इस तरीके से सिंपली हमने शो कर दी। ठीक है, कार्बन कार्बन। फिर यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन है, तो सिंपली मैं बना देती हूँ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, अब डबल बॉन्ड O लिखा है तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं, बनाएंगे ऐसे ही, फिर इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले चलो कार्बन के इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इस वाले कार्बन के साथ। ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इस वाले कार्बन के इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन देगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया है क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब हम हाइड्रोजन के बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन का है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएगा ना शेयरिंग में। यहाँ पर भी O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो यहाँ पर हम एक ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। वैसे भी हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ऑक्सीजन का बना लेते हैं। ऑक्सीजन का मैं रेड कलर से बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ इसने शेयर कर लिए, 2 इसने शेयरिंग में दे दिए, तो इसके पास कितने बचे, 2,6 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो 6 इसके पास थे, 2 शेयरिंग में दे दिए, कितने बचे, 4 और बचे। सो 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर भी देखो इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में दिया और एक यहाँ पर शेयरिंग में दिया। ठीक है, तो अगेन 2 दिए, कितने बचे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब और कुछ बचा, आई डोंट थिंक सो, सब हमने यहाँ पर बना दिया है। तो अब चेक करो कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, विच मीन्स हमने कोई गलती नहीं करी है। हर हाइड्रोजन का डबलेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर H2S का बनाना है। अब जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के ही ग्रुप में आता है, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। तो जैसे हम पानी का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, पानी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम वैसे ही हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है बीच में क्या आएगा, सल्फर ऑब्वियसली, और इसके आजू बाजू 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। इस तरीके से हमने बना दिए। ठीक है, अब देखो ये जो सल्फर है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, तो इसके पास कितने बचे, 4 और बचे ऑब्वियसली, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना देते हैं क्रॉस से, तो बस H2S बन गया। जैसे H2O बनाते हैं हम, वैसे ही H2S भी बनता है। ठीक है, क्लियर है। वहां पर भी आपको पता है 2 लोन पेयर्स बचते हैं, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स बच रहे हैं, यानी कि जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं करी है। ठीक है, सो दिस इज डन। नेक्स्ट है प्रोपेनोन। तो प्रोप का मतलब क्या होता है, प्रोप का मतलब होता है कि 3 कार्बन है। ओन का मतलब है कीटोन, और कीटोन हमेशा किसी बीच वाले कार्बन पर आता है, एंड कार्बन पर नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको पता है 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, ये बना दिए सिंपल। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, सो 1 2 3। यहाँ पर सिर्फ बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर बना दिया। ठीक है, लिख देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग शो कर देते हैं। कार्बन का बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया।
इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, और यहाँ पर कितने देगा, 2 देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, ठीक है। जो भी ये गोले से बनाए हैं और जो येलो कलर का गोला है बेसिकली, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। अब हाइड्रोजन का बना लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इसका, एक इसका, इसका, इसका और इसका, ठीक है। ऑक्सीजन का हम ले लेते हैं व्हाइट कलर से। तो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन देगा, 2 दे दिए तो 4 और बचे, तो 1 2 3 4। अब देख लो हर हाइड्रोजन का डबलेट पूरा है, ठीक है। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, और इस ऑक्सीजन का भी जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेनोन। F2 जैसे क्लोरीन का बनाया था Cl2, सेम F2 का भी बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन भी क्लोरीन के ही ग्रुप में आता है, तो विच मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर FF ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेगा ये फ्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिया, इस वाले फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिया, एक शेयरिंग में दे दिया, तो हर फ्लोरीन के पास, मतलब दोनों ही फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो दोनों ही डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली ओके। जैसे यहाँ पर दोनों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने गोले से ही रिप्रेजेंट करे हैं, तो यहाँ पर भी गोले से भी कर सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो, या दोनों का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो, तो दैट इज फाइन, ठीक है। चलो आई होप दिस इज क्लियर, दिस वॉज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन नहीं, व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। देखो जो होमोलॉगस सीरीज होती है दैट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिसमें जो कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स होते हैं उनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद आने वाला दूसरा, ठीक है। सो उन दोनों के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस रहता है, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस रहता है। इसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं एक होमोलॉगस सीरीज में उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें ग्रेडेशन आता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा इन सब का एक ही जनरल फॉर्मूला रहता है and they all have the same functional group। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, these are the properties that you have to mention, ठीक है। एग्जाम्पल देना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मीथेन ले लो, मीथेन का फॉर्मूला CH4, फिर इथेन ले लो C2H6। तो ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज में आते हैं, ठीक है। सो एल्केन इज अ होमोलॉगस सीरीज, एल्कीन इटसेल्फ इज अ होमोलॉगस सीरीज, एल्काइन भी पूरे जितने कंपाउंड्स हैं वो होमोलॉगस सीरीज में आते हैं, वो होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स हैं, तो इन दोनों में भी CH2 यूनिट का ही डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इन सारे कंपाउंड्स को हम होमोलॉगस सीरीज की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। क्लियर, एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। फिर हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें तो इन दोनों को ही हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम लाइक कलर की बात करें तो कलर तो इसका इन दोनों में से किसी का कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, दे आर कलरलेस लिक्विड्स, तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट ले सकते हैं, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ये लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड तो होता है बट ये फ्रीज हो जाता है विंटर्स में। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है 290 केल्विन अराउंड इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, जो कि कम है काफ़ी। तो विंटर्स में तो इतना टेम्परेचर यूजुअली रीच हो ही जाता है, तो विंटर्स में फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है, इसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसके अलावा स्मेल की बात करें, सो बिकॉज हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज करते हैं, सो एथेनॉल की स्मेल इज लाइक एन अल्कोहलिक ड्रिंक, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। फिर एथेनोइक एसिड की बात करें, सो विनेगर में एथेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, सो इट हैज विनेगर लाइक स्मेल, ठीक है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, स्मेल है, ओडर है, या फिर हम फिजिकल स्टेट कहें, या अगर कलर के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देन हमसे केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूछी गई हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सिंपल। एंड ये एक टेस्ट भी होता है एक्चुअल में, ठीक है। टेस्ट पूछा जाता है कि एक टेस्ट बता दो जिसके बेसिस पे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे, सो दैट इज
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। जो एथेनोइक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देता है, ठीक है। आपको पता है CO2 कम्स आउट विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सो एंड सो। जबकि एथेनोइक एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं जो एथेनॉल है वो रिएक्ट नहीं करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। एथेनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, एथेनोइक एसिड रिएक्ट करके CO2 गैस को इवॉल्व करेगा। ये एक मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है एथेनॉल को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे 443 केल्विन पर, तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है ना, और ये किस में चेंज हो जाता है, एक एल्कीन में। जबकि इसका जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो इसकी रिएक्शन एथेनॉल के साथ ही करानी पड़ती है, आपको पता है, जिस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस में आप लोग मेंशन कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। मिसल का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, मिसल का मतलब होता है क्लस्टर। अब ये जो क्लस्टर है ये क्यों बनता है, जब हम सोप को पानी में ऐड करते हैं तो ये जो क्लस्टर है ये इसलिए बनता है बिकॉज सोप के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक विच मीन्स जो पानी से प्यार करता है, ठीक है, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी से डरता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्ट्स है बिकॉज सोप में, एक जो सॉल्यूबल है पानी में, एक जो नहीं है, तो उसकी वजह से मिसल फॉर्मेशन जो क्लस्टर है, क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दो पार्ट्स है बिकॉज सोप मॉलिक्यूल में, इसकी वजह से मिसल फॉर्मेशन होता है। विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स जैसे कि एथेनॉल ऑल्सो, तो नहीं, इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये जो सोप होता है ना ये पूरा सॉल्यूबल होता है पानी में, एथेनॉल में। सोप इज सॉल्यूबल इन एथेनॉल। अब देखो यहाँ पर बिकॉज सोप में दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट पानी में सॉल्यूबल है, एक नहीं है। बट अगर हम सोप की बात करें, क्योंकि सोप भी कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड है और जो एथेनॉल है वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये पूरा ही सॉल्यूबल हो जाता है किसमें, एथेनॉल में। बिकॉज ये पूरा सॉल्यूबल है एथेनॉल में, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं बन पाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली सॉल्यूबल है जिसकी वजह से नो मिसल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, why are carbon and its compounds used as fuels for most applications? Because they have high calorific value. High calorific value का मतलब क्या है? High calorific value का मतलब ये है कि ये कार्बन और इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी हमको देते हैं जब हम इनको बर्न करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज वी आर गेटिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन दीज कंपाउंड्स आर बीइंग बर्न्ड, तो इसीलिए हम इनका यूज़ एज फ्यूल्स कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूल्स में हमें चाहिए ही क्या, हमें एनर्जी ही चाहिए है ना, और वो एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिल रही है जब हम इनके कंपाउंड्स को बर्न कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। सो देखो, जो हार्ड वाटर होता है ना उसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। अब जब सोप रिएक्ट करता है इन कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से, सो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है जिसकी वजह से स्कम बनता है, ठीक है। इक्वेशन की हेल्प से अगर हम समझें, सो RCOONA या फिर RCOOK, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोप। तो ये जब कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयन के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो यहाँ पर ये जो सोडियम आयन है ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर Ca आ जाएगा और ये Na+ जो है दिस विल गेट रिमूव्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की रिएक्शन यहाँ पर होगी। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पर बेसिकली बन रहा है ये क्या है, स्कम है। स्कम मतलब प्रेसिपिटेट ही होता है। तो बिकॉज जब हमारे पास कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन हो रही है सोप की, सो इन दैट केस जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज अ प्रेसिपिटेट विच मीन्स वो इनसॉल्यूबल है एंड दैट गेट्स कलेक्टेड एट द बॉटम, तो वो स्कम बना रहा है, ठीक है। चलिए, what change will you observe if you test soap with litmus paper red and blue? आपको पता है जो सोप है वो नेचर में बेसिक होता है। नेचर में बेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर Na+ या फिर K+ आयंस है। और सोप बनता ही कैसे है आपको पता है, जब NaOH या KOH के साथ रिएक्शन होती है ना। तो क्लियरली यहाँ पर हमें दिख रहा है हाइड्रोक्साइड आयंस है, विच मीन्स ऑब्वियसली नेचर इसका बेसिक ही होगा। अब बिकॉज ये बेसिक है तो आपको पता है जो रेड लिटमस पेपर है वो तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, बट ब्लू लिटमस पेपर में देयर वुड बी
नो चेंज, क्योंकि ये एक बेस है, बेसिक नेचर इसका है, ठीक है। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन इज द एडिशन रिएक्शन, ठीक है। Hydrogenation reaction is the reaction in which an unsaturated compound reacts with hydrogen and hydrogen gets added to that unsaturated compound in the presence of catalysts like nickel, platinum और palladium, ठीक है। Example C2H4, ये क्या है? इथीन है। जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं in the presence of catalyst, so ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जाके एड अप हो जाते हैं। जैसे ये अनसैचुरेटेड था, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये सैचुरेटेड में चेंज हो गया। What is its industrial application? तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी इसकी है। जो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को अगर हमें चेंज करना है वेजिटेबल घी में, तो उस प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन का, ठीक है। सो हाइड्रोजनेशन इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, ठीक है। Which of the following hydrocarbons undergo addition reaction? देखो एडिशन रिएक्शन आपको पता है, अभी भी मैंने बताया था, सिर्फ अनसैचुरेटेड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वही दिखाएंगे। तो ये तो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कौन से होता है? सिर्फ एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा जो भी आपको दिख रहे हैं वो दोनों अनसैचुरेटेड हैं, एल्कीन या एल्काइन, जो कि एडिशन रिएक्शन डेफिनेटली शो करेंगे। यहाँ भी देखो 3 का डबल 6 + 2 विच मीन्स ये भी क्या है? एल्केन है। यहाँ देखो डबल हो रहा है, यानी कि CnH2n है जनरल फॉर्मूला, जो कि एल्कीन का होता है, जो कि अनसैचुरेटेड है, तो ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ये भी दिखाएगा C2H2। यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n -2, जो कि किसका होता है? एल्काइन का होता है। और ये नहीं दिखाएगा क्योंकि ये मीथेन है, यानी कि एल्केन है, और यहाँ भी यही वाला जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों दिखाएंगे, डन। Give a test that can be used to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. जो saturated hydrocarbons हैं, अगर हम उसका combustion करेंगे, complete combustion, ठीक है, तो complete combustion जब हम करेंगे तो आपको पता है जो हमारे पास saturated hydrocarbons होते हैं वो हमें एक येलो नहीं, यहाँ पर blue flame देते हैं, and this blue flame is clean, which means there is no smoke, there is no soot present. ऑन दी अदर हैंड अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन भी करेंगे, तभी भी हमको येलो सूटी फ्लेम मिलेगी, है ना। सूटी फ्लेम का मतलब है कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्मोक, सूट भी हमको देखने को मिलेगा। ये टेस्ट भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है, जो कि एक्चुअल में एनसीईआरटी में तो मेंशन्ड नहीं है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है बेसिकली वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर है उसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड सैचुरेटेड तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो आके एडअप नहीं हो पाएंगे, तो वो कलर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्लियर, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज सिंपल, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये अलग से मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन या फिर क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। आई डोंट थिंक सो मुझे इसको बताने की जरूरत है, चैप्टर में मैंने इतने डिटेल में इसको पढ़ा रखा है। आपको पता है जो सोप है ना, उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक R दूसरा COO-। R क्या है? हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? फिलिक होता है। फोबिक का मतलब डर, मैंने ये भी बताया है, विच मीन्स ये पानी से डरता है, पानी से दूर रहता है। ये फिलिक है, हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करता है, ठीक है। फिल का मतलब लव होता है, तो ये बिकॉज पानी से प्यार करता है तो ये पानी के टूवर्ड्स रहता है। सोप मॉलिक्यूल अगर हम बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है COO-, और ये हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक टेल है ना, दिस इज द कार्बोनिक चेन, बहुत लंबी चेन होती है, आपको पता है। सो इस तरीके से हम सोप को बना सकते हैं। अब जैसे ही हम सोप को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, कपड़े हैं, कपड़े धो रहे हैं, सो इन दैट केस कपड़ों में तो डर्ट होती है, सो ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन होता है ना, ये डर्ट के पास चले जाता है, क्योंकि पानी से तो डरता है, पानी के पास तो जा नहीं सकता। अब ये जो फिलिक है ये तो प्यार करता है पानी से, तो ये पानी के टुवर्ड्स रहता है, तो एक क्लस्टर बन जाता है, मिसल बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास फोबिक वाली टेल है, this is towards the dirt, it removes the dirt
एंड देन ये हमारा जो एक्शन है ये हेल्प करता है उस डर्ट को पानी में डिसॉल्व कराने में। एक्चुअल में अगर हम बिना सोप के कपड़े धोते तो आपको पता है सिर्फ पानी से डर्ट नहीं निकल सकती है, क्योंकि जो डर्ट है या जो भी ऑयल है दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो सोप का काम ही क्या है, उस इनसॉल्यूबल डर्ट को सॉल्यूबल बनाना इन द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर मिसल बनती है, मिसल का डायग्राम बनाना इज इंपॉर्टेंट। बीच में देखो ये हमारी गंदी सी डर्ट है और यहाँ पर इसके आसपास फिर मिसल फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है जो कि हाइड्रोफोबिक टेल है, तो ये कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी टुवर्ड्स द ऑयल और द डर्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास हेड हो गया। सो दिस इज द हेड। ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक है तो बाहर पे क्या रहेगा, बाहर पे पानी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो मिसल फॉर्मेशन है उसको शो कर सकते हो। एंड दैट इज इट। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहीं से थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस तो आपको सारे के सारे करने ही हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यार आप लोग कॉमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, और अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।